नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे एक बार फिर से परीक्षा की, क्योंकि परीक्षा का मौसम चल रहा है। सभी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या अन्य बोर्ड एग्जाम्स हों, और बच्चे पूरी तरीके से अपने एग्जाम में तल्लीन हैं। और उसी बीच एक और खबर आती है जो एग्जाम से जुड़ी हुई है। काफ़ी बड़ी खबर है, पहले भी इस पर बात हुई है, लेकिन अब ये मामला काफ़ी आगे बढ़ गया और वो ये है कि सीबीएसई ने तय किया है कि अब वो साल में 2 बार बोर्ड के एग्जाम्स लेंगे। जी हाँ, सही सुना आपने, साल में 2 बार बोर्ड के एग्जाम। पर्पस ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि बच्चों के ऊपर बर्डन बढ़ाना है, बल्कि ये तो उल्टा है मामला कि बच्चों पर परीक्षा का बोझ, तनाव कम करना है। जो सोचा है सीबीएसई ने वो कुछ ऐसा है कि भाई बच्चों को एक वन टाइम परीक्षा का हुआ रहता है ना कि अरे बोर्ड का एग्जाम है, उस हवा से बाहर निकालना है, उस तनाव से बाहर निकालना है। 2 मौके देने हैं जहां पर आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। एक मौके पे अगर कम रहा तो दूसरे मौके पर बेहतर कर सकते हैं। समझ लीजिए कि आप क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं, एक बार आउट हो गए। बचपन में हम करते थे ना, सारे एक चांस और, ये तो पहला ट्रायल था, एक बार और खेलने दो। लगभग वैसा, ये आसान भाषा में समझाने के लिए। लेकिन क्या इसकी निटी-ग्रिटी होगी, कैसे लागू होगा, क्या ज़रूरी होगा दोनों एग्ज़ाम देना? हो सकता है बहुत सारे बच्चे ना देना चाहें, कहेंगे कि अरे भाई ये क्या, ये तो डबल प्रेशर डाल दिया आपने। किस तरीके से एक जगह अगर कुछ मार्क्स कम रहे तो दूसरे में इम्प्रोवाइज़ करने का मौका मिलेगा? पूरा सिस्टम कैसे काम करेगा? क्या सिर्फ 10th के लिए होगा, क्या सिर्फ सीबीएसई के लिए होगा? ये सारे सवालों के जवाब आज हम देंगे। तो 2 बार परीक्षा, तनाव से रक्षा, क्या होगा इसके अंदर, इस पर बातचीत आज करेंगे। और इसके लिए आज हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान हैं। सीबीएसई के पूर्व चेयरमैन अशोक गांगुली साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में, और श्री राम यूनिवर्सल स्कूल की डायरेक्टर प्रिंसिपल ज्योति गुप्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया और आप आए हैं बात करने के लिए, तो ये हम सबका सौभाग्य। आपसे यही सवाल जो मेरे भी मन में था और अभी मैंने पूछा और तमाम बच्चों के मन में होगा कि 2 बार परीक्षा क्यों और कैसे इससे तनाव कम होगा या परीक्षा का डर खत्म होगा? जी देखिए, परीक्षा में किसी प्रकार का तनाव ना हो और जब बच्चे तैयार हों तभी उनकी परीक्षा ली जाए, इसी को दृष्टिगत रखते हुए इस फ्लेक्सिबल अप्रोच को जो है लाया गया है। देखिए, अभी इस प्रस्ताव की कोई रूपरेखा स्पष्ट नहीं हो पाई है, जिसके कारण किसी प्रकार का कमेंट करना जो है वो उचित नहीं होगा। फिर भी मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि करिकुलम डायनामिक्स के जो है 3 प्रमुख आयाम हैं। पहला करिकुलम डिज़ाइन, दूसरा करिकुलम ट्रांजैक्शन और तीसरा है करिकुलम एवैल्यूएशंस। सो इन तीनों में जो है एक परस्पर जो है सामंजस्य जो है होना चाहिए। हम उसी कंटेंट और कोर्स की परीक्षा हम लेते हैं जिसे हम क्लासरूम प्रोसेस के अंतर्गत बच्चों को पढ़ाया गया हो। देखिए, प्रत्येक एंटायर एकेडमिक सेशन में बच्चों को कम से कम 1200 घंटे लर्निंग आवर्स होने चाहिए। प्रत्येक विषय में कम से कम 210 घंटे। पर आज विडंबना इस बात की है कि हमारे क्लासरूम ट्रांजैक्शन में, विशेषकर कक्षा 10 और 12 में प्रयास के बाद भी 1200 घंटे लर्निंग आवर्स जो है सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। तो निश्चय ही समुचित लर्निंग होने के बाद अगर हम बच्चों का यदि हम परीक्षा लेते हैं तो आपके परीक्षा में जो तनाव या दबाव की स्थिति उत्पन्न होती है उसमें कमी दिखने को मिलेगी। तो शैक्षिक सत्र के बीच में हम जो है परीक्षा आयोजित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे लर्निंग एक्टिविटी में विघ्न होगा, कठिनाई उत्पन्न होगी और लर्निंग आवर्स में भी जो है लॉसेस होंगे। तो निश्चय ही शैक्षिक सत्र के जो अंतिम सोपान है यानी अंतिम चरण है, उसी पर ही हम परीक्षा जो है ले सकते हैं। तो एक परीक्षा तो हम मार्च में आयोजित कर सकते हैं और दूसरा परीक्षा जो है हम जो है आपके जुलाई के प्रारंभ में जो है हम इसको संपन्न कर सकते हैं। देखिए, इस व्यवस्था से ये सुनिश्चित है कि ये बच्चों को फायदा होगा, क्योंकि अगर बच्चे किसी कारणवश मार्च की परीक्षा में बैठ नहीं सके हैं तो उन्हें दोबारा जो है जुलाई में बैठने का जो है मौका मिलेगा और इस प्रकार उनके प्रत्येक जो एकेडमिक सेशन है उसमें लॉसेस नहीं होगी, उनका पूरा शैक्षिक सत्र जो है वो बेकार नहीं जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, नंबर 1,
कि सभी प्रॉस और कॉन्स को जो है ध्यान में रखते हुए हमें जो है इस व्यवस्था को जो है स्पष्ट देना होगा, एक सुनिश्चित फ्रेमवर्क तैयार करनी होगी जिससे हमारे लर्निंग आवर्स में किसी प्रकार की कमी ना हो, बच्चों के लर्निंग जो अचीवमेंट है उसमें भी किसी प्रकार की जो है विघ्न नहीं उत्पन्न होनी चाहिए और लर्निंग प्रोसेस हमारा चले। और दूसरा, हमें ये स्पष्ट करना होगा कि जो बच्चे अपनी द्वितीय परीक्षा यानी जुलाई की परीक्षा के स्कोर को रिटेन करना चाहते हैं, उन्हें इसका समुचित फायदा हो, उन्हें आगे एडमिशन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न ना हो, क्योंकि हम एकेडमिक सेशन में हम परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। एकेडमिक सेशन हमारा शैक्षिक सत्र हमारा एक ही होगा। यह देखिए, 2 परीक्षा तभी सुनिश्चित हो पाती है जब हम एकेडमिक सेशन पैरेलली हम चलाएं। इसमें हम एकेडमिक सेशन में हम किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि मार्च की परीक्षा को तो हम एक बार एलाबोरेट हम कर सकते हैं जो वर्तमान में चल रहा है, किंतु जुलाई की परीक्षा को हम एक छोटे से दायरे में हम इसको संपन्न कर सकते हैं। और ये जो 2 परीक्षाएं हैं ना, ये कोई नई व्यवस्था नहीं है, इसके पूर्व में भी सीबीएसई इसको आयोजित किया है, किंतु एक वो लिमिटेड एडिशन में था। दूसरी परीक्षा जो उसको हम सप्लीमेंट्री परीक्षा कहते थे या कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन कहते थे, जो विभिन्न बोर्ड आयोजित करते हैं, वो सीमित विषय में होती थी। इस बार का परिवर्तन यह है कि बच्चे सभी विषयों में जो है दोबारा परीक्षा में बैठ सकते हैं, अगर ये पहली परीक्षा में नहीं बैठ पाए हो, नंबर 1, और नंबर 2, यदि अपने स्कोर को वो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो दूसरी परीक्षा में जो है वो बैठ के अपना उसको स्कोर को जो है अपने को इम्प्रूव कर सकता है। तो ये मैं कहूँगा कि अच्छी व्यवस्था है, पर इसके लिए परीक्षा बोर्ड को जो है, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे स्टेट बोर्ड को, अपने आप को जो है तैयार करना होगा और सभी प्रॉस एंड कॉन्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि शैक्षिक सत्र की लर्निंग आवर्स जो 1200 घंटे सुनिश्चित की गई है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे लर्निंग प्रोसेस में, करिकुलम ट्रांजैक्शन में किसी प्रकार की विघ्न नहीं होना चाहिए। जी, ठीक है ज्योति जी, तो ये एक विचार है जिसके लिए मतलब अब तो ऑलमोस्ट ये सुझाव के लिए ओपन भी हो जाएगा, जिसमें आप सभी लोगों को अपने सुझाव देने हैं। लेकिन जैसा विस्तार में अशोक जी ने बताया कि क्या उसका पर्पस है, बच्चों के लर्निंग आवर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो अच्छे से पढ़ें, उनको 2 बार मौका मिले, वो इम्प्रोवाइजेशन करना चाहते हैं तो करें। जितना मुझे पता है कि कंपलसरी नहीं होगा, जिसको 1 देना है 1 दे, जिसको 2 देना है 2 दे, और आगे उसमें कैसे कैलकुलेशंस होंगे वो एक अलग बात होगी। लेकिन कितना यूजफुल आपको लग रहा है ये बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से? बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। अभी जैसे अशोक गांगुली सर ने बताया, सीबीएसई अभी भी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस जो है वो करता है। मार्च में 1 एग्जाम्स होते हैं, जुलाई में दूसरे एग्जाम्स होते हैं, बट अभी तक वो बहुत ही लिमिटेड तरीके से सिर्फ कंपार्टमेंट के लिए बच्चों को दिए जाते हैं। पर आगे आने वाले समय में सभी बच्चे इसको ले पाएंगे। सीबीएसई ने पहले भी कंसल्टेटिव प्रोसेस इसके लिए किया था पिछले साल। सभी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स भी आए थे, प्रिंसिपल्स भी आए थे पैन इंडिया से, और एक बहुत डिस्कशन इस चीज के ऊपर हुआ था। और बहुत सारे जो सजेशंस हैं वो स्कूल्स की तरफ से, प्रिंसिपल्स की तरफ से आए थे। और बिल्कुल जैसे सर ने बताया है, इसको इसी तरीके से आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए ये जो एक हाई स्टेक एग्जामिनेशन होता है कि आपने 2 साल पढ़ाई की है और उस एक दिन अगर आप एक अच्छे मूड में नहीं है, या आप बीमार हो गए हैं, या आपके साथ कोई हादसा हो गया है, तो आप उसको ठीक से जो है एग्जाम को दे नहीं पाते हैं। पर अगर बच्चों को ये रहेगा कि उनको इम्प्रूव करने का भी मौका मिल सकता है और उसी सत्र में मिल सकता है, उनको उसके लिए 1 साल अपना खराब करना जरूरी नहीं है, तो अगर वो मौका मिलेगा तो बच्चे हो सकता है दूसरा वाला ऑप्शन ना लें, पर एक जो उनको नर्वसनेस होती है या उनको टेंशन होती है वो निकल जाएगी। तो अभी जैसे जेई के इम्तिहान के साथ भी ऐसे ही है, पहले एक ही एग्जाम दिया जाता था। अब जो है बच्चों को मौका मिलता है कि वो दोबारा भी उसका एग्जाम दे सके, फिर से दे सके, तो एक बहुत ही हाई स्टेक एग्जामिनेशन नहीं रह जाता। बच्चे जब तैयारी कर लेते हैं तो वो इम्तिहान दे देते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम से पहले दें या वो बोर्ड एग्जाम के बाद दें, और 1 साल ड्रॉप करके देना तो उनका रहता ही है। तो इसी तरीके से बोर्ड एग्जामिनेशन में भी जब उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी तो उनका जो है एक तरीके से
जो टेंशन रहती है, उनका जो तनाव रहता है, वो कम हो जाएगा। पर हमें इसके लूप होल्स का बहुत ख्याल रखना चाहिए। इसको एक तरीका बच्चों को नहीं बना लेना चाहिए कि हम इसकी आड़ में ज्यादा जी। मेहनत नहीं करेंगे या हम इसको इजीली लेंगे, क्योंकि सीबीएसई के लिए ये 2 इम्तिहानों की तरह हो जाएगा। सर तो कितने साल सर ने गाइड किया है सीबीएसई को। ये हम सब समझते हैं कि एक परीक्षा कराने के लिए लगभग 9 से 10 महीने का समय चाहिए होता है सीबीएसई को। जब दूसरी परीक्षा वो कराने लगेंगे तो उतना ही वक्त दोबारा भी एडमिनिस्ट्रेटिवली लगेगा, और सब स्कूल, सब टीचर्स, सब एंगेज रहते हैं इस प्रोसेस में, क्योंकि स्कूल्स में ही इम्तिहान होते हैं, दूसरे बच्चे आते हैं, सेंटर्स पढ़ते हैं, फिर टीचर्स ही होते हैं स्कूल के जो इवैल्यूएटर्स भी होते हैं, इवैल्यूएशन का काम भी वही लोग करते हैं। तो स्कूल चल भी रहा होता है, जैसे अप्रैल से स्कूल का सत्र शुरू हो जाता है, पर करेक्शंस चल रहे होते हैं। तो जुलाई में भी अगर होगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स होंगी। जगह कहाँ से आएगी इतने सारे बच्चों को फिर से बिठा लेने की, करेक्शंस, इवैल्यूएशंस करने के लिए टीचर्स कहाँ से मिलेंगे? तो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं जिसका कि जवाब सीबीएसई को या स्टेट बोर्ड्स को ढूंढना होगा। आसान नहीं होगा, मैं ये कह सकती हूँ। जी बिल्कुल, ये सवाल जो आपने उठाया ये मेरे मन में भी आए कि ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल या जब आप कराने जाएंगे तो जो पूरा इसके लिए आपको एक सिस्टम इन्वॉल्व करना होगा, उसके लिए आई थिंक मैन पावर भी ज़्यादा लगेगी और साधन सुविधाएं भी, शायद खर्चा भी। तो अशोक जी, ज़रूर इस सब पे भी विचार हुआ ही होगा कि जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं या जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनको कैसे डील करेंगे, चाहे मैन पावर हो, चाहे अतिरिक्त खर्च हो, चाहे और चीज़ें हों। देखिए, हर इश्यू की 2 पहलू हैं। एक तो है प्राइमरी इश्यूज और दूसरा है सेकेंडरी इश्यूज। प्राइमरी इश्यूज ये है कि हमें बच्चों को किसी प्रकार की तनावग्रस्त नहीं रहने देना है। प्राइमरी इश्यूज है कि एग्जामिनेशन को हम इतना हाइप ना दें कि बच्चे उसमें सम्मिलित होने में भी जो है डरने लगे। सेकेंडरी इशू में जो कठिनाइयाँ, जो डिफ़िकल्टीज अभी ज्योति जी ने जो मेंशन किया है वो भी अपने आप में है, पर हमें प्राइमरी इश्यूज को जो इंपॉर्टेंस देना होगा। सेकेंडरी इश्यूज के जो सॉल्यूशंस हमें निकल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकेंडरी इश्यूज को हम इतना बड़ा ना देखें कि प्राइमरी इश्यूज को इंप्लीमेंट करने में हमें कठिनाई उत्पन्न हो। देखिए, ये बात तो सही है कि वन शॉट टर्मिनल एग्जामिनेशन जो है ये सही स्थिति नहीं है, ये बच्चों के लिए बहुत ही तनाव स्थिति उत्पन्न करता है। इसीलिए कहा गया एनईपी में भी कि आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट के साथ साथ समेटिव असेसमेंट होने चाहिए। ये ना कि भी इंटायर परफॉर्मेंस जो है वो केवल हम समेटिव असेसमेंट पर आधारित करें। ये तो बात सही है। दूसरी चीज ये है कि इसको इंप्लीमेंट करने में यस, बोर्ड को मेहनत करना होगा। बोर्ड को जो है कई प्रकार के परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की स्थिति लानी पड़ेगी। मार्च का महीने का एग्जामिनेशन, देखिए एग्जामिनेशन की तीन स्टेजेस है। ये आपका प्री एग्जामिनेशन एक्टिविटी, दूसरा है आपका ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन और तीसरा आपका पोस्ट एग्जामिनेशन ड्यूटीज। देखिए, प्री एग्जामिनेशन ड्यूटी को हमें दूसरे जो एग्जाम जुलाई में हो गए उसे हमें करना नहीं है, उसके लिए हमें 3-4 महीने का समय लगता है। वो जो प्री एग्जामिनेशन एक्टिविटी है वो जुलाई के महीने में भी रहेंगी, वही एग्जामिनेशन सेंटर भी रहेंगे। हमें केवल ये देखना है कि जुलाई के एग्जामिनेशन को हम थोड़ा सा शॉर्टन करें। हम दोनों पालियों में, हमारी जो मार्च की एग्जाम होती है वो केवल पहली पाली में होती है, हम जुलाई के एग्जाम्स को हमें शॉर्टन करना पड़ेगा। हमें इसको दोनों सेशन में, दोनों पालियों में जो हमें एग्जाम्स को लेने होंगे। तो इस प्रकार की कई प्रकार की, देखिए हम एक्सक्यूजेस ना ढूंढें कि हम इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, हमें सोल्यूशन ढूंढना होगा। और बोर्ड के पास हमें लगता है इतना कॉम्पिटेंसी है, इतनी मैन पावर है, थोड़ा सा उनको जो ऑफकोर्स होमवर्क करने होंगे और निश्चय ही हम 2 एग्जामिनेशन हम भली बात ये ले सकते हैं कई प्रकार के जो है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को जोड़ते हुए। नो डाउट एक बड़ी पिक्चर को आपको देखना होगा और सेकेंडरी और प्राइमरी, जैसे सर कह रहे हैं, इश्यूज उस तरीके से आपको उसको डील करना होगा। ज्योति जी, इसमें अब चाहे ज्योति जी बताएं चाहे सर बताएं, एक सवाल मेरे मन में आया कि क्या जो एग्ज़ाम है, मतलब मान लीजिए कि मेरे 5 पेपर हैं या 6 पेपर हैं, उसमें से लगा मुझे कि 3 पेपर तो मेरे बहुत अच्छे गए, लेकिन 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर मुझे लग रहा था कि मैं और बेहतर स्कोर कर सकता हूं। तो क्या सिर्फ वही 2 पेपर मैं अगली एग्ज़ाम में दे पाऊंगा, या फिर अगर मैं सेकंड एग्ज़ाम में अपेयर कर रहा हूं जुलाई वाली, तो फिर से मुझे पूरा का पूरा सारे के सारे पेपर्स देने होंगे, सब कुछ अटेम्प्ट करना होगा?
ये जब डिस्कशन ऐसा नहीं हुआ होगा। था तो ये, देखिए ऐसा नहीं हो, हाँ हाँ ये ज्योति जी बात है, बताओ। हाँ। हाँ तो ये बात भी आई थी, तो उसमें बच्चों को पहले से ही शायद डिसाइड करना होगा कि वो कौन सा एग्जाम कब देना चाहते हैं। क्या वो सब्जेक्ट्स को डिवाइड करेंगे या पूरे एग्जामिनेशंस पहली बारी में देंगे या दूसरी बारी में देंगे, क्योंकि एनईपी बहुत क्लियरली कहता है कि आप बच्चों को उस तरीके से उस उसमें इवैल्यूएट करिए जैसे कि वो चाहते हैं। तो उसमें दोनों ही चीजें जो है पॉसिबल हो सकती हैं। तो उसका फिर से वापस जाके वही है कि बच्चे इसका फायदा ना उठाने लगे कि 5 इम्तिहान है तो 3 इम्तिहान हम अब देंगे, 2 इम्तिहान हम तब देंगे। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉसिबल भी नहीं होगा, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन पहले होना होता है, उनके एडमिट कार्ड्स भी पहले आते हैं। तो वो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से जी, गौड़िया एग्जामिनेशन पॉइंट में। लेने होंगे। हाँ, एक क्विक कमेंट में अशोक सर का भी ले लेता हूं इस पर। जी सर। हाँ, देखिए ये चॉइस जो दी गई है, ये जो लचीलापन दी गई है, ये बच्चों के लिए है। और ये चॉइस जो है एब्सोल्यूट होना चाहिए, और इसमें किसी प्रकार की हमें रेस्ट्रिक्शन नहीं डालना चाहिए। जैसे मैं बार बार ये कर रहा हूँ कि जब बच्चे तैयार हो तब उनकी परीक्षा ली जाए। तो अगर बच्चा चाहता है कि मार्च में एग्जामिनेशन में हम 3 विषय में बैठेंगे और हम 2 विषय में हम अभी तैयार नहीं है, हम इसको जुलाई में हम बैठेंगे, हम बैठ सकते हैं। देखिए आज की डिजिटल एरा है, और ये चीज़ जो हम कह रहे हैं ना कि इसमें ये 3 में बैठने की अनुमति देना, 2 में देना, कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी। हमें चॉइस बच्चों को देना है तो हमें ये चॉइस एब्सोल्यूट देना पड़ेगा। इसमें किसी प्रकार की रेस्ट्रिक्शन हम वो डालना उचित नहीं होगा। तो ये बच्चे के ऊपर है कि बच्चा कहे कि नहीं हम तो केवल अब एक विषय में इंप्रूवमेंट में बैठेंगे, 4 विषय में हमारा स्कोर ठीक है, बच्चों को प्रदान करिए। जो बच्चे कहते नहीं हमें तो पूरे विषय में बैठना है, एक बार फिर से ट्राई करना है, बच्चों को ये मौका देना चाहिए। तो ये चॉइस को आप प्रिस्क्रिप्टिव ना रखें, ये चॉइस आप बच्चों को दे। ये सब डाटा पहले से इकट्ठा कर ली जाएगी। अगर बच्चा कहता है कि मार्च में केवल मैं एक परीक्षा में बैठूंगा और 4 परीक्षा में हमारी तैयारी होगी जुलाई तक, हम जुलाई में 4 परीक्षा देंगे और उसके बाद दोनों अंक जोड़ के हम इसका परीक्षा पर डिक्लेयर कर सकेंगे, ये संभव है, ये संभव हो सकता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने प्राइमरी लक्ष्य को हम स्पष्ट करें कि हमें ये चॉइस देना है और ये चॉइस बच्चों को देना है, और बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या एक्सेप्ट क्या लेता है। हमें किसी प्रकार की थोपना जो है, अगर किसी प्रकार के हम थोपेंगे तो पूरे उद्देश्य की जो हम प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। केवल एक बात हमारा यही डिफिकल्टीज है कि लर्निंग आवर्स में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। 1200 घंटे लर्निंग आवर्स को सुनिश्चित करने में आज भी हमें जो है कक्षा 10 और 12 में डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि पूरा शैक्षिक सत्र हमें नहीं मिल पाता है। ये ठीक है, ठीक है सर। तो काफ़ी मतलब एक अच्छी सोच के साथ, एक बढ़िया थॉट प्रोसेस के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। थोड़े प्रैक्टिकल इश्यूज में भी हो सकते हैं, लेकिन जैसा गांगुली जी कह रहे हैं कि उनको हमें सेकेंडरी रखना होगा और उनके हल निकालने होंगे। एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। एक सवाल फिर भी मेरे मन में रहता है कि अब अलग अलग समय में, क्योंकि बहुत सारे एडमिशन प्रोसेस ओपन हो चुकी होती है जुलाई के वक्त तक, अगर 10th है तो फिर भी ठीक है, लेकिन 12th का भी ऐसा हो रहा होगा, तो आगे एडमिशन कैसे होंगे? या 10th से ही जिनको सब्जेक्ट चूज करना है तो वो सब कैसे होगा, उसका क्या फ्रेमवर्क? एक छोटा ब्रेक के बाद ये 1-2 महत्वपूर्ण सवाल। वेलकम बैक। 2 बार परीक्षा, तनाव से रक्षा, क्योंकि सीबीएसई अब ये प्लान कर रही है, ऑलमोस्ट ये प्लान तैयार भी है कि साल में 2 बार, यानी आपको अगर 10th बोर्ड है तो उसमें 2 मौके मिलेंगे परीक्षा देने के, अपने बोर्ड एग्जाम को देने के। और इसका पर्पस यही है कि आपसे तनाव कम किया जाए, पढ़ने का आपको ज़्यादा मौका दिया जाए और आपको एक मौका और मिले ताकि आप अपने स्कोर्स को बेहतर कर सकें। अब कुछ और इसके साथ जुड़े हुए प्रैक्टिकल सवाल क्विकली अपने दोनों ही पैनलिस्ट से लेंगे। तो अशोक जी, एक सवाल मन में ये कि एडमिशन प्रोसेस जो रहती है, अब वो तो आपका मार्च में एग्जाम हुआ, कॉपी चेक हुए, जुलाई तक तो रिजल्ट आते हैं और फिर आप उस हिसाब से आगे एडमिशन लेते हैं। लेकिन मान लीजिए आप जुलाई में ही री एग्जाम दे रहे हैं, तो फिर उसका रिजल्ट कब आएगा और बाकी जगह के एडमिशन प्रोसेस क्या उससे अलाइंड होंगे? हाँ, देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें भी एडमिशन प्रोसेस में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। मोस्टली क्या होता है कि कक्षा 11 में एडमिशन जो है वो अप्रैल में ही प्रोविजनल हो जाते हैं
और मोस्टली 95% एडमिशन जो है आपके अप्रैल में ही हो जाते हैं, जबकि कक्षा 10 का जो परीक्षा फल जो है वो डिक्लेयर होता है मई के अंतिम सप्ताह में। अब जब जुलाई की जब परीक्षा आप दोबारा लेंगे और उसके स्कोर को रिटेन करके बच्चा फ़ायदा लेना चाहता है और उसमें अगर उन्हें फ़ायदा नहीं मिलता है और उनको एडमिशन नहीं मिलती है, तो ये बच्चों के लिए और उनके पेरेंट के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो हमें एडमिशन प्रोसेस में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट्स जो है हमें उन बच्चों के लिए रखना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स जो है करते हैं और विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों में जो है वो प्रवेश चाहते हैं। ये तो नंबर 1 बात है कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। हमें बहुत ज़्यादा स्टबर्ननेस अगर हम दिखाएंगे तो ये पूरी स्कीम जो है फेल हो जाएगी। नंबर 2, इसे हमें आगे जो है कक्षा 12 में भी ले जाना होगा और ये आएंगे। अगर ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होता है तो कक्षा 12 में इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। और कक्षा 12 में आपने सोचा कि हायर एजुकेशन में ऑलरेडी 2 पैरेलल शैक्षिक सत्र की मामला जो है विचारार्थ है, यानी 2 शैक्षिक सत्र जो है साइमल्टेनियसली चलेंगी। तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। अगर जुलाई में जो बच्चा उत्तीर्ण होकर अगस्त में परीक्षा फल लेके जाता है तो नेक्स्ट शैक्षिक सत्र में जो है वो हायर एजुकेशन के लिए जो है वो प्रवेश ले सकता है। तो इसके साथ पर ये शुरुआती दौर है, ये सब नीटी ग्रिटी से है जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। पर मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। और तीसरा मैं कहूंगा कि इसको नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के साथ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये तीनों चीजें हो गई। ज्योति जी, क्विक सवाल कि ये तो हो गया, अगली उसमें बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, मैं बात करूं अगर 12th के बाद अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो फिर उनको भी रीअलाइन करना पड़ेगा उनके साथ। जैसे जेई के इम्तिहान ऑलरेडी कुछ जो हैं वो बोर्ड एग्जाम से पहले हो जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा कि उन्होंने अच्छे से जेई का भी इम्तिहान दे दिया और अगर वो चाहे तो अपना बोर्ड का इम्तिहान वो जुलाई के सत्र में भी दे सकते हैं। तो वो दोनों ही चीजें उनके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। तो बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और कुछ ऑलरेडी, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी पाइपलाइन में थी, इसलिए ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को भी इसके साथ अलाइन किया गया है। और आगे आने वाले टाइम में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को भी इसके साथ अलाइन किया जाएगा, क्योंकि अगर बच्चे चूज करेंगे कि वो पहले सत्र में इम्तिहान दे या दूसरे सत्र में इम्तिहान दे, तो हायर एजुकेशन को अलाइन करना ही पड़ेगा। जी, तो चलिए एक पहल है जो कि अब होती हुई नजर आ रही है और बहुत जल्दी इसके बारे में और डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगे। काफ़ी हाई लेवल पे चीज़ें कंक्लूड हो रही हैं। इसे पब्लिक ओपिनियन के लिए भी रखा जाएगा जहां सबकी राय इस पर ली जाएगी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसके बड़े प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं। पढ़ाई को और बेहतर बनाने की ये कोशिश है, बच्चों के लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देने की कोशिश है। कुछ टीदिंग इश्यूज होंगे जिनकी चर्चा हमने की, लेकिन अगेन जैसा बातचीत में निकला कि कुछ सेकेंडरी प्रॉब्लम्स हैं, उनको उसी तरह से डील करना होगा। लेकिन ओवरऑल पढ़ाई का स्टैंडर्ड ऊपर उठाना और तनाव को पढ़ाई के हिस्से से कम करना, ताकि आप पढ़ें ज़्यादा, समझें ज़्यादा, तनाव वाला हिस्सा थोड़ा कम हो। बहुत धन्यवाद आप दोनों ही महानुभावों का, और ये चर्चा अच्छी रही। और जब आगे ये सिस्टम इंप्लीमेंट होगा एक बार फिर आप दोनों से बातचीत करेंगे। नमस्कार।